मेरा मानना है कि इसकी उत्पत्ति स्पष्ट है, ये वुहान लैब से निकले हैं। मेरा मानना है कि जो इससे अलग सोचते हैं वे खुद को मूर्ख बना रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं, चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी, उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें मुआवजा देना होगा। चीन के पास मुआवजा देने के लिए धन की कमी है। मेरा मानना है कि संपूर्ण विश्व में न केवल अमेरिका में लगभग $60 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। चीन के पास $60 ट्रिलियन नहीं है, मगर अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्हें कुछ जरूर करना होगा। उन्होंने दुनिया के साथ भयानक व्यवहार किया है। पिछली बार जब चीन और ट्रंप के बीच ट्रेड वॉर हुआ था तो हमें कोविड-19 मिला था, और इस बार भी चीन और ट्रंप के बीच ट्रेड वॉर है। हमने अभी अभी एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो खतरनाक रोगाणुओं के साथ अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे पूरे खाद्य भंडार को नष्ट कर सकते थे। उस चीनी नागरिक के फोन में सीसीपी के प्रति वफादारी की कसम का एक बयान मिला। अधिक विवरण यहाँ उपलब्ध हैं। एक चीनी दंपति पर अमेरिका में कृषि आतंकवाद, हथियार तस्करी का आरोप लगा है। महिला मिशिगन विश्वविद्यालय की लैब में काम करती है और उसके फोन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ मिली है। उसके बॉयफ्रेंड के फोन में पौधों के रोगजनक युद्ध पर कथित रूप से एक लेख था। संघीय अधिकारियों के अनुसार जिस फंगस की तस्करी का उन पर आरोप है वह सिर का झुलसा रोग उत्पन्न करता है। यह एक बीमारी है जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल को संक्रमित करती है। यह बीमारी इंसानों और पशुओं में उल्टी, लीवर को क्षति और प्रजनन दोष पैदा करती है। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन इस कहानी में कई और मोड़ हैं। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने ट्वीट कर इस खबर का पहली बार खुलासा किया था। FBI ने एक चीनी नागरिक को अमेरिका में गिरफ्तार किया है जिस पर देश में एक खतरनाक जैविक रोगजनक की तस्करी का आरोप है। यूनाकिंग जियान पर आरोप है कि उसने एक खतरनाक फंगस को संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी करके लाया ताकि वह मिशिगन विश्वविद्यालय में जहां वह काम करती है उस पर शोध कर सके। यह फंगस एक एग्रो टेररिज्म एजेंट है। यह फंगस हेड ब्लाइट नामक बीमारी पैदा कर सकता है जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की फसल को प्रभावित करती है और इंसानों व पशुओं दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यह हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। सबूत बताते हैं कि जियान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई और उसे चीनी सरकार से फंडिंग प्राप्त हुई थी। चीन में इसी रोगजनक पर इसी प्रकार के शोध के लिए कृपया यहीं ठहरें। हम वीडियो में आगे और सबूतों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह साफ तौर पर रोगजनक की तस्करी को छुपाने की एक पूर्व नियोजित कोशिश थी। जियान का बॉयफ्रेंड जुनियोंग लियू, जो भी शिकायत में आरोपी है, एक चीनी विश्वविद्यालय में रोगजनकों पर शोध करता है। लियू पर आरोप है कि उसने झूठ बोलकर स्वीकार किया कि वह वायरस को डेट्रॉयट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका लाया ताकि मिशिगन विश्वविद्यालय में शोध कर सके। दोनों लोगों पर अमेरिका में सामान तस्करी, झूठे बयान और वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है। यह मामला एक गंभीर चेतावनी है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऑपरेटिव्स और शोधकर्ताओं को अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ कराने और हमारे खाद्य आपूर्ति को निशाना बनाने के लिए काम कर रही है, जिससे अमेरिकी नागरिकों और अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर आप ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहेंगे। गिरफ्तारी शपथ पत्र में घटना के वास्तविक तथ्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है जो सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ऐसा लगता है कि बॉयफ्रेंड लियू अपने जूतों में यह रोगजनक छिपाकर लाने की कोशिश कर रहा था। अब समझ आया कि ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन आपसे जूते क्यों उतरवाता है। हमारे पास लियू और जियान यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वीचैट बातचीत का अनुवाद है, जिसमें बताया गया है कि वे यह कितनी बार करते हैं और वे ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मूल रूप से यह रही वह चैट। आप यहीं पर अपनी पूरी बातचीत देख सकते हैं। जियान अपने बॉयफ्रेंड लियू को समझा रही है, जो चीन की यूनिवर्सिटी में उसी पर रिसर्च कर रहा है कि उस पैथोजन को यूनाइटेड स्टेट्स कैसे लाया जाए। उनके पास कई जूते हैं जिनमें वे जूतों के तले के नीचे छुपाकर सामान ले जाते हैं ताकि टीए से उन्हें पकड़ न पाए। गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब आरोपी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। अतीत में उसने किसी तीसरे व्यक्ति से यूएस मेल या डाक के माध्यम से
पैथोजन भेजने के लिए कहा था। देखिए वे इसे कैसे करते हैं, यह एक तस्वीर है। वे पैथोजन को एक जिपलॉक बैग में छुपाते हैं और उसे किसी बड़ी किताब में छुपा देते हैं। इस मामले में वह एक सांख्यिकी की किताब थी। ताजा तस्करी की कोशिश जुलाई 2024 में हुई थी, बस पिछले साल, जब लियू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने टूरिस्ट वीजा पर डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से यूएस में दाखिल हुआ था। यूएस बॉर्डर प्रोटेक्शन ने उसकी आमद पर नजर रखी और उसका सामान तलाशा, जिसमें गिरफ्तारी के हलफनामे में दर्ज सारी चीजें मिली। लियू ने शुरू में उन रोकजनकों को अपने बैग में रखने से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने जानबूझकर ऐसा करने की बात मानी। उसने जांचकर्ताओं को अपनी पूरी योजना बताई, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा मिशिगन विश्वविद्यालय में शोध के लिए इस्तेमाल की गई प्रयोगशाला का इस्तेमाल करने की बात भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के कुछ दिनों के दौरान लैब उपयोग के लिए खुली रहेगी। यह सब स्वीकार करने के बाद लियू को वापस चीन निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि वह यहां वीजा पर था और दुर्भाग्यवश हमारा चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि उस पर मुकदमा चलेगा। उस पर आरोप लगाए गए थे। अब हमें फिर से इस बारे में बात करनी होगी कि कैसे सीसीपी उन चीनी छात्रों का इस्तेमाल जासूसों और ऑपरेटिव्स के रूप में कर रही है जो यहां पढ़ाई करने आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बार फिर से स्वीकरण देना है। अक्सर चीनी छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं होता और वे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि उनके परिवार चीन में होते हैं और सीसीपी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। मैं यहां यह स्वीकरण देना चाहता हूं, लेकिन यहां और भी विवरण हैं। गॉर्डन ने संदिग्ध को कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार और मिशिगन विश्वविद्यालय का शोधकर्ता बताया है। मेरे लिए यह शब्द एक ही वाक्य में कभी नहीं होने चाहिए। अमेरिकी विश्वविद्यालय हमारे देश में शोध के नाम पर दुश्मनों को बार बार क्यों शरण दे रहे हैं? विश्वविद्यालय चीन से छात्रों, योगदान और अन्य माध्यमों से काफी पैसा कमाते हैं, इसलिए अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों और चीन के बीच परेशान करने वाले संबंध हैं, जिन्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं, जैसा कि इस फंगस केस में देखा जा रहा है। मैं आप सभी का ध्यान एक और कहानी पर लाना चाहता हूं, जो एक चीनी छात्र से जुड़ी है और जिसे मीडिया में कोई ध्यान नहीं मिला। 30 मई को चीनी नागरिक और मिशिगन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र गांव हाउसियांग पर अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़कर भागने का संघीय अपराध लगाया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमानत तोड़ी और 2024 के चुनाव में अवैध मतदान करने के अपराध से बचने के लिए अमेरिका से भाग गए। पिछले साल 8 नवंबर को एन आर्बर की 15वीं जिला अदालत में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए झूठे दावे करने और विदेशी नागरिक के रूप में मतदान करने का आरोप लगने के बाद गांव ने अपने नाम पर जारी चीनी पासपोर्ट, जिसका सीरियल नंबर 1332 पर समाप्त होता है, सरेंडर कर दिया। उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, परंतु 19 जनवरी को वे डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से डेल्टा फ्लाइट 389 द्वारा शंघाई के लिए एक अलग चीनी पासपोर्ट सीरियल नंबर 7137 पर समाप्त का इस्तेमाल करके रवाना हुए। यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने दूसरा पासपोर्ट कैसे प्राप्त किया और अमेरिका चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। गांव ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले अवैध रूप से अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के छात्र आईडी का इस्तेमाल करके वोट के लिए पंजीकरण कराया और फिर मिशिगन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ आर्ट के मतदान केंद्र पर वोट डाला। गांव ने अपनी मतदाता पंजीकरण आवेदन और अपने प्रारंभिक मतदान आवेदन पर अपनी नागरिकता के बारे में झूठे बयान दिए। राज्य अपराधों का आरोप लगने के बाद राज्य अदालत ने गांव को शर्तों सहित $5000 का व्यक्तिगत बांड दिया, जिसमें मिशिगन न छोड़ना और पासपोर्ट जमा करना शामिल था। मामले की विवेकशीलता के लिए गांव ने चीनी पासपोर्ट जमा कर दिया था, लेकिन 19 जनवरी को एक अलग चीनी पासपोर्ट के साथ अमेरिका से फरार हो गया। अब मैं चाहता हूं कि सभी 2 मुद्दों पर प्रश्न उठाए। सबसे पहली बात, जब वह नागरिक नहीं था तो वह अमेरिका के चुनाव में वोट क्यों डाल रहा था? लेकिन दूसरी बात, एक चीनी छात्र, एक सामान्य चीनी छात्र के पास 2 अलग अलग चीनी पासपोर्ट क्यों थे? यह मान लेना काफी आसान है कि वह यहां संयुक्त राज्य
अमेरिका में क्या कर रहा था, तो सवाल उठता है कि वह हमारे चुनावों में वोट डालने के अलावा और क्या कर रहा था, क्योंकि हमने उसे उसी में पकड़ा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह यहाँ और भी कई चीजें कर रहा था जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए, खासकर उन छात्रों के जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जाहिर है कि यह सबसे अच्छा समाधान नहीं था, लेकिन हमें कुछ तो करना ही था जब तक कि हम कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ लेते। लेकिन एक तथ्य यह है कि चीन में लगभग 100 मिलियन लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के सदस्य हैं। उनके बच्चों के अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावना अधिक है, क्योंकि चीन छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जिट वीजा चाहिए और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। हालिया रिपोर्टों के अनुसार शी जिनपिंग की बेटी भी हार्वर्ड में अध्ययन कर रही थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रही थी। हम जल्द ही जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि ट्रंप प्रशासन ऐसा अभी क्यों कर रहा है। चीन का 2017 का राष्ट्रीय खुफिया कानून चीनी नागरिकों से जासूसी करने की मांग करता है अगर जरूरत पड़ी, और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था का मतलब है कि कोई भी चीनी नागरिक पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। चीन ने छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और अब हमें इसे पहचानना चाहिए। सचिव रूबियो ने सही कदम उठाया। ये कठोर लग सकता है, लेकिन हमारे पास आपातकालीन स्थिति थी और अंततः हमें एक ऐसा प्रशासन मिला जो इसके बारे में कुछ करने को तैयार है। यह स्पष्ट है कि यह स्थायी नहीं है। हम न केवल चीन से आने वाले छात्रों के वीजा को रोक रहे हैं, बल्कि जासूसी का मुद्दा भी लंबे समय से चल रहा है, जिसे हमने इस चैनल पर कई बार कवर किया है। विश्वविद्यालय इस मुद्दे को हल करने में अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें चीनी अरबपतियों से गुप्त दान मिल रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि वे चीनी जासूसी पर सख्ती बरतें। और यही वजह थी कि ट्रंप प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें कुछ करना पड़ा अगर विश्वविद्यालय खुद इसके लिए तैयार नहीं थे। चीन अमेरिका के हर कदम का जवाब दे रहा है, यह स्पष्ट है। क्या आपको याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने कवर किया था कि मिसौरी में एक बड़ा मुकदमा हुआ था, जिसमें कोर्ट और जज ने मिसौरी राज्य को 24 अरब डॉलर का मुआवजा दिया था, क्योंकि चीन ने कोविड के बारे में झूठ बोला था और मेडिकल सप्लाई जमा कर ली थी। अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली ने चीन के खिलाफ एक मुकदमा जीता था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने महामारी के दौरान पीपीई जमा कर ली थी और चीन को 24.5 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। चीनी अधिकारियों ने कहा कि वे इस फैसले को नहीं मानते हैं और जब यह मुकदमा 2020 में दायर किया गया था, तब उन्होंने इसे बेतुका बताया था। बेली का कहना है कि वह राज्य में चीनी संपत्तियों, जिनमें कृषि भूमि भी शामिल है, को पैसे प्राप्त करने के लिए जब्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इस विषय पर हमने अमेरिकन सनराइज पर कई बार चर्चा की है। खैर, इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने covid.gov सरकारी वेबसाइट को अपडेट किया और उस वेबसाइट पर उन्होंने लैब लीक थ्योरी के समर्थन में और सबूत दिए, जिसे कुछ साल पहले साजिश माना जाता था। आप देख सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कई अलग अलग एजेंसियां हैं जो 99% निश्चितता के साथ कह रही हैं कि यह बहुत बहुत संभव है कि कोविड-19 की उत्पत्ति वुहान लैब से हुई थी। यह न तो किसी चमगादड़ से आया था और न ही किसी फ्ली मार्केट से। यहाँ वेबसाइट क्या कहती है? नंबर 1, इस वायरस में एक जैविक विशेषता है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती। 2, डेटा से पता चलता है कि सभी कोरोना वायरस डिजीज 2019 मामले मनुष्यों में एक ही स्रोत से शुरू हुए हैं। यह पिछली महामारियों से भिन्न है, जहां वायरस प्रायः जानवरों से मनुष्यों में फैलता था। नंबर 3, वुहान चीन की सबसे प्रमुख सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिसर्च लैब का घर है, जिसका इतिहास अपर्याप्त बायोसेफ्टी स्तरों पर गेन ऑफ अ फंक्शन रिसर्च करने का रहा है। नंबर 4, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता 2019 की शरद ऋतु में कोरोना वायरस डिजीज जैसे लक्षणों के साथ बीमार थे, महीनों पहले जब वेट मार्केट में कोरोना वायरस डिजीज 19 की खोज हुई थी। नंबर 5, लगभग सभी वैज्ञानिक मानकों के अनुसार अगर प्राकृतिक उत्पत्ति का कोई सबूत होता तो वह अब तक सामने आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने कोरोना वायरस डिजीज 2019 की खोज के बाद क्या कदम उठाए?
शी जिनपिंग ने वुहान से बाकी चीन के लिए सभी उड़ानें बंद कर दी, लेकिन वुहान से अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए सभी उड़ानों को जारी रहने दिया। इसका मतलब है कि वायरस का विदेशों में फैलना चीन के अंदर फैलने से ज्यादा आसान था। लेकिन इसके अलावा चीन ने तैयारी शुरू कर दी। चीन ने मेडिकल सप्लाई का भंडारण शुरू किया, पर दुनिया को अपनी खोज के बारे में नहीं बताया। सीसीपी को व्हाइट हाउस द्वारा यह सब प्रकाशित करना पसंद नहीं आया, इसलिए चीन ने पलटवार किया है। चीन का दावा है कि कोविड-19 की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। चीन ने बुधवार को अपनी महामारी प्रतिक्रिया पर जारी एक श्वेत पत्र में फिर से यह दावा किया कि कोविड-19 की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हो सकती है, जब राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने चीन में लैब लीक को दोषी ठहराया था। श्वेत पत्र में कहा गया कि पर्याप्त सबूत सुझाते हैं कि कोविड-19 अमेरिका में आधिकारिक समय सीमा और चीन में प्रकोप से पहले उभर सकता था। खैर, कल्पना कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। सीसीपी ने वुहान से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जारी रखा।